अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है टू वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। इसमें एक ग्लास स्लैब आप लेंगे। वो ग्लास स्लैब इस तरह से आपको दिखाई गई है। इस ग्लास स्लैब की शक्ल रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और आपने एक ड्राइंग बोर्ड लेकर उस पर एक पेपर लगाना है। ड्राइंग पिन्स की मदद से उसे यहाँ पर आपने फिक्स कर देना है ताकि ये हिले ना। और ड्राइंग पिन्स के अलावा आपको इसमें ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, 7 पेपर पिन्स चाहिए ताकि लाइनें आसानी से लग सकें। और सबसे पहला काम जो यहाँ हम करेंगे वो हम इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री मार्क करेंगे, जैसा कि यहाँ आपको ये ग्लास स्लैब की बाउंड्री मार्क हुई नज़र आ रही है। और इस बाउंड्री मार्क करने का जो मकसद है वो ये है कि एक तो ये इस तरह से जब हम ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे, लाइनें खींचेंगे, तो लाइनें खींचना इस बाउंड्री से आसान होगा। ये बाउंड्री मार्क होनी चाहिए वहाँ पे ताकि हमें पता चल सके कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कितनी रिफ्रैक्ट हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह कितने आते हैं। तो उसके लिए इस बाउंड्री का मार्क किया हुआ होना ज़रूरी है। दूसरा फ़ायदा जो इसका होगा वो ये होगा कि शुरू में ही आपने इसे मार्क कर लिया तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अगर ये ग्लास स्लैब अपनी जगह से हिल जाएगी, अगर हिल जाती है तो उसको दोबारा अपनी जगह पे रखना आसान होता है और आपका एक्सपेरिमेंट भी डिस्टर्ब नहीं होगा इस तरह से। तो यहाँ हमने इसको मार्क किया और मार्क करने के बाद जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इंसिडेंट रे यहाँ पर मैंने एक ओब्लीक लाइन लगा दी है। ये अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, मुनासिब सा एंगल रख के। इसका ये पॉइंट यहाँ पर ये आके ग्लास स्लैब की बाउंड्री के साथ टकरा रही है, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है, तो इस नॉर्मल के साथ एक मुनासिब सा एंगल बनाते हुए आपने इंसिडेंट रे यहाँ पर दिखानी है जिस तरह से मैंने यहाँ दिखाई है। और उस लाइन पे आपने 2 पॉइंट्स मार्क करके 2 पेपर पिन्ने वहाँ पे लगा देनी है। पेपर पिन्ने इसलिए लगाई हैं कि पेपर पिन्नों की मदद से हमें दूसरी साइड पर देखना आसान होगा और दूसरी साइड पर ये आसानी से नज़र आ जाएंगी और हमें उस साइड पर तीसरी और चौथी पिन लगा के लाइन लगाना आसान होगा रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए। ज़रा इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मैंने बाउंड्री के ऊपर अपनी ग्लास स्लैब रख दी है। तो उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है कि हमें इस फेस में से, इसका जो ये मेरी तरफ फेस है, इस फेस में से मैंने देखना है और इन दोनों पिन्ने मुझे इस साइड पर नज़र आएंगी और इस साइड पर फिर जहाँ वो दोनों सीध में मुझे दिखाई देंगी उनकी सीध में, उनकी लाइन में मैंने ये तीसरी पिन यहाँ पे लगानी है। तो मैं ये लगाने लगा हूँ। तो मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो उन दोनों की सीध में मैं ये इस जगह थोड़ा सा प्लेट से हट के ये मैंने तीसरी पिन लगाई है। इसको थोड़ा दूर लगाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। आप ग्लास स्लैब देखें मुझसे हिल गई थी तो मैंने दोबारा उसे वहाँ रखा और इस तरह से उनकी सीध में मैंने ये तीसरा पॉइंट ये पेन मैंने लगा दी उनकी सीध में। इसी तरह से इन तीनों पेन्स की सीध में मुझे एक चौथी पेन लगाना है और चौथी पेन मैंने उन तीनों की सीध में लगा दी। ये मैंने इस तरह से 2 पिन्ने इस साइड पे लगा दी हैं। इन दोनों पिनों का यहाँ पर मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी, इसलिए मैं जहाँ ये लगी हैं इनको फ़ौरन उखाड़ लूँगा और इनकी जगह सर्कल कर दूँगा ताकि जो असल पॉइंट हैं वो हमारे जहन में रहे। क्योंकि यहाँ हो सकता है कि आप
आपको 2-3 दफ़ा पेन लगानी पड़े, आप गलत लगा दें तो यहाँ उनके सुराख आपको 2-3 लगाएंगे होंगे। तो अगर आप सर्कल नहीं करेंगे अपना जो असल इसकी पोजीशन है पेन की, तो आपकी लाइन फिर गलत हो जाएगी। और 2 पिनें इस साइड पे इसलिए लगाई हैं क्योंकि लाइन लगाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी था। तो अब परफॉर्म करने वाला काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला देना है बाउंड्री तक। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स, ये लाइन मैंने आपके सामने लगा दी। तो इसका मतलब है कि लाइट रे यहाँ से आई थी और इस स्लैब के अंदर वो रिफ्रैक्ट हुई, एंगल चेंज हुआ और एंगल चेंज होने के बाद वो इस तरह से ये पाथ बना है इंसिडेंट रे का कि यहाँ से लाइट रे आई है, यहाँ वो अपने ओरिजिनल पाथ उसका चूँकि यहाँ इस तरह से बन रहा था, ये ओरिजिनल पाथ अगर मैं दिखाऊं तो उसका ये आ रहा था, तो ये बेंड हुई है अंदर की तरफ टूवर्ड्स नॉर्मल। हमें पता है कि जब बाहर एयर है जो रेयर मीडियम है और ये ग्लास है जो डेंसर मीडियम है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर होती है तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो असल पाथ उसका ये था, ये थोड़ी सी बेंड हुई है टूवर्ड्स नॉर्मल और इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। याद रखिएगा ये सारा काम आपने लेड पेंसिल से करना है। यहाँ मैं ये मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपको क्लियर नज़र आए वीडियो। तो जो इस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। इसको हमने मेजर करना होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारा पाथ बन गया लाइट रे का कि लाइट रे वहाँ से आ रही थी, यहाँ बेंड हुई अंदर की तरफ और फिर ये बाउंड्री आ गई। इस बाउंड्री से अब वो ग्लास से बाहर निकलेगी, दोबारा एयर की तरफ जाएगी, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मूव करेगी। इसको हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, हमारे काम के ये पॉइंट्स थे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ देख लिया, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया। तो इन दोनों को मेजर करके हम यहाँ लिखेंगे और इनके साइन की रेशियो ले लेंगे। जो भी साइन एंगल आई आएगा उसकी साइन की रेशियो, एंगल आर आएगा उसकी आर साइन की रेशियो, और इन दोनों रेशियोज़ की फिर साइन थीटा, साइन आई और साइन आर की रेशियो आपने ले लेनी है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा ग्लास का। इस तरह से जब हमने एंगल मेजर किए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 34 डिग्री आया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 22 डिग्री आया है और ये दोनों एंगल हमने अलहदा से यहाँ पे लिखे, उनकी साइन की रेशियोज़ फाइंड की हैं। साइन की रेशियोज़ फाइंड करने के बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड किया है बाय टेकिंग रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर। तो ये जब हमने फाइंड किया है तो हमारे पास आ गया है 1.49 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है 1.5 एवरेजन लिया जाता है, तो ये 1.49 उसके बहुत क्लोज आया है। इट मीन्स वी हैव डन बेटर, थैंक यू। इस तरह की 3 रीडिंग्स लेकर और 3 डिफरेंट पेजेस पर 3 रीडिंग्स लेंगे। इन तीनों रीडिंग्स को हमने अपनी नोटबुक पे लगाना है और ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं हमारे पास, इनको हमने एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल में लिख के और फाइनली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनकी 3 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी और उन 3 वैल्यूज़ का एवरेज लेना है और वो एवरेज फिर आपने अपने रिज़ल्ट में मेंशन करना है कि ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आया है। थैंक यू। मैं आपको बताऊंगा कि एंगल इस डी की मदद से कैसे मेजर किया जाता है। तो डी की मदद से अगर हमें इस लाइन का एंगल इस लाइन के विद रिस्पेक्ट हमें फाइंड करना है तो हमें इस डी की
ये जो सेंट्रल क्रॉस लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोल दें, इसको वाई कह लें, 90 वाली लाइन, और ये 0 वाली लाइन है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, इसको हमने इस पॉइंट पे रखना है जहाँ जो एंगल का वर्टेक्स कहलाएगा, यानी जहाँ दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ रखूँगा इसको, और ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी कोई भी एक लाइन जो उस एंगल में शामिल है वो मेरी इस 0 लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, उसके पैरेलल होनी चाहिए। और इस तरह से फिर मैं इस साइड से एंगल रीड करूँगा। यहाँ तक 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, यहाँ तक 45 है, 46, 47 और 48 है। तो ये 48 एंगल यहाँ से मैंने नोट किया, तो ये मैं यहाँ पर लिख लूँगा 48। अब जब भी हमने कहीं पर भी कोई एंगल मेजर करना है, जैसा कि अगर हम ये देखें कि हम इन 2 लाइंस के बीच एंगल हम नोट करें, तो ये एंगल आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आपने ये क्रॉस का निशान यहाँ वर्टेक्स पे रखना है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी दिखाई दे रही है वो हम इस लाइन पर रख लेते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास डी की पोजीशन आ जाएगी, और यहाँ से हमने नोट कर लेना है 1, 20 और ये 30 है, और यहाँ 40 है, और ये 41 पर जा रहा है। तो इस तरह से 41 या 42 पर है, तो ये 42 एंगल यहाँ पर बन रहा था, तो यहाँ हम 42 लिख देंगे। ये मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, ये इस तरह से यस 42 पर आ रहा है, तो ये 42 यहाँ पे मैं नोट कर लूँगा।